अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकेंड ईयर अकाउंटिंग टॉपिक डेप्रिसिएशन स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोगों को डेप्रिसिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगी जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस कर लें, इंशाल्लाह आपका पेपर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं टॉपिक। सबसे पहले मैं पेटीवाला की बुक से आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग बुक पेटीवाला, ठीक है। पेज नंबर जो है हमारा 33 है। प्रॉब्लम नंबर 6 में सॉल्व कर पाए। अच्छा, तो सबसे पहले हमें डेप्रिसिएशन का मतलब पता होना चाहिए। टॉपिक डेप्रिसिएशन में स्टार्ट करें। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ लिख दिया है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है? डेप्रिसिएशन क्या होता है? देखो, जैसे हम कोई एसेट्स खरीदते हैं, मशीनरी खरीदी है, मैंने फर्नीचर खरीदा है। फॉर एग्जाम्पल मैंने फर्नीचर खरीदा है, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए मैंने फर्नीचर खरीदा है। लेकिन हर साल या हर महीने, वैसे तो हर साल, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है हर साल उसकी कीमत कम होती रहेगी। क्यों? क्योंकि नया फर्नीचर, मार्केट में नया फर्नीचर आता है, टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, ठीक है। हर साल मैंने जो फर्नीचर खरीदा है उसकी हर साल कीमत कम होती रहेगी, वो ख़राब भी होता रहेगा, तो उसकी कीमत कम होना इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, ठीक है। उसकी कीमत कम होना, उसकी वैल्यू का कम होना, उसको हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। अब सवाल स्टार्ट करते हैं। सवाल में बोला है ऑन May 1, 2010 को मिस्टर चांद परचेज अ मशीन। मिस्टर चांद ने परचेज की ये मशीन कितनी की? 1 करोड़ 2 लाख। सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को मिला 5%। द क्रेडिट टर्म वॉज एग्रीड। परचेज की वो मशीन, ठीक है, सब्जेक्ट टू ट्रेड डिस्काउंट, उन्हें डिस्काउंट मिला कितना? 5% का। द क्रेडिट टर्म वॉज एग्रीड। अब बात क्या है? उन्हें डिस्काउंट मिलेगा अगर उन्होंने, क्या लिखा हुआ है? द क्रेडिट टर्म वॉज एग्रीड, अगर उन्होंने पेमेंट कर दी 430, 4 दिन में, ठीक है। एक महीने में, एक महीना है, ठीक है, 30 दिन होते हैं ना एक महीने में, मई के। तब उन्हें, अगर यहाँ पे उन्हें और डिस्काउंट चाहिए तो उन्हें 4% डिस्काउंट मिलेगा अगर उन्होंने 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। ओके। चांद पेड अमाउंट ऑन 10th मई। उन्होंने क्या किया? 10th मई को ही, मतलब उन्होंने 1 मई को परचेज की थी और उन्होंने 10th मई को पे कर दिया, तो इसका मतलब उन्हें डिस्काउंट मिल गया। मिस्टर चांद पे 10% सेल्स टैक्स, और उन्होंने, मिस्टर चांद ने सेल्स टैक्स पे किया कितना? 10%। और मशीन से मतलब 1 करोड़ 2 लाख से उन्होंने 10% सेल्स टैक्स दिया है। अब स्टार्ट करते हैं। मिस्टर चांद ऑल्सो पेड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर्स। यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हैं कि उनको मशीन खरीदने में कितने एक्सपेंडिचर्स, कितने खर्चे लगे। मशीन खरीदने में ये टैक्स दिया, वो टैक्स दिया, ट्रांसपोर्टेशन का मसला, वहाँ से यहाँ तक लाने में, मतलब जो भी उनको खर्चे हुए ना, वो सब यहाँ कुछ एक्सपेंडिचर्स लिखे हुए हैं। क्या लिखा हुआ है? द मशीन लाइफ इज 15 ईयर्स। मशीन की जो लाइफ है वो 15 साल की है, ठीक है। द स्क्रैप वैल्यू वॉज एस्टिमेटेड ₹57,000 आफ्टर सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ मशीन ऑन August 12. मिस्टर चांद पेड ₹15,000 फॉर ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, ठीक है। यहाँ पे एक और एक्सपेंस दिया हुआ है ऑयलिंग और फ्यूलिंग का। रिक्वायरमेंट देखो, रिक्वायरमेंट में बोलने हैं कंप्यूट द कॉस्ट ऑफ मशीन। मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए हुए हैं, उनकी मशीन की लिस्ट प्राइस बता दी, डिस्काउंट बता दिया, सेल्स टैक्स बता दिया, और एंड में ऑयलिंग और फ्यूलिंग का भी बता दिया कि ये सारे खर्चे आए हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि अब आप कॉस्ट ऑफ मशीन निकालें। क्या निकालें? कॉस्ट ऑफ मशीन। ये पूरी मशीन हमारी कितने की पड़ी, ठीक है। वैसे तो दुकानदार से हमने इतने की ली, लेकिन आने में, लेके जाने में, वहाँ उसको मशीन को फिट करने में कहाँ कितनी लगे, कितने पैसे लगे, तो टोटल आपको मशीन कितने की पड़ी वो निकालो, कॉस्ट ऑफ मशीन निकालो, ठीक है। मशीन का टी अकाउंट बनाओ और उसकी जर्नल इंट्रीज बनाओ। ओके, बहुत आसान है, बहुत भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। डेप्रिसिएशन मेरा फेवरेट टॉपिक है, इंशाल्लाह आपको भी समझ आएगा। सबसे पहले कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन कर लेते हैं। ओके, सॉल्यूशन की हेडिंग डालती हूँ। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन की हेडिंग डाल लेते हैं, क्योंकि हम पहले कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल लेते हैं, कितने हमें एक्सपेंडिचर्स लगे, कितने की हमें मशीन पड़ी है। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मशीन।
और लिस्ट प्राइस कितने की थी ये? अच्छा, इसका कुछ पैटर्न है तो मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। इसी पैटर्न से कॉस्ट ऑफ मशीन निकलेगी। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितने थे? 1 करोड़ 2 लाख। अब इससे लेस होगा, लेस क्या होगा? ट्रेड डिस्काउंट। अगर ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है तो लेस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ओके, ट्रेड डिस्काउंट लेस हो गया। ट्रेड डिस्काउंट 5% दिया हुआ था तो मैंने और ऑन मशीन में था, ऑन मशीन पे ट्रेड डिस्काउंट है ना, तो मैंने क्या किया? देखो वर्किंग देखो मेरी 1 करोड़ 2 लाख मल्टीप्लाई 5%, जो वैल्यू आई, क्या वैल्यू आई मेरी? 60,000 आई है। तो 60,000 में क्या कर दूंगी? लेस कर दूंगी लिस्ट प्राइस से। अब अमाउंट पेबल कितनी बनी मेरी? कितने पैसे मुझे देने हैं ट्रेड डिस्काउंट के बाद? मुझे कितने पैसे उसको देने हैं? 1 करोड़ 2 लाख में से मैंने 60,000 निकाले, 1 करोड़ 1,40,000। ओके, ये मेरी अमाउंट पेबल बन गई। ठीक है, ये बन गई मेरी अमाउंट पेबल। अब मैं इसमें से लेस कर दूंगी कैश डिस्काउंट, जो मुझे ऊपर मिला कि आपको 4% डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने 30 दिन में पे कर दिए। तो मैंने तो 10 मई को ही कर दी थी ना, पेमेंट हो कर दी थी, तो कैश डिस्काउंट मुझे मिला। कैश डिस्काउंट मुझे मिला। मैं इसमें से जो मेरी वैल्यू है, क्या जो निकल कर आई है मशीन की वैल्यू 1 करोड़ 140 लाख। ठीक है, इसमें से मैं क्या करूंगी? मल्टीप्लाई कर दूंगी 4%। तो मेरी वैल्यू क्या निकल कर आएगी? इसको इससे मल्टीप्लाई करो 4%, तो मेरी वैल्यू निकल कर आ रही है 45,000। ठीक है, ये क्या करना है? मुझे लेस करना है। क्योंकि लेस क्यों करूंगी? क्योंकि जो मशीन की वैल्यू थी उससे कैश डिस्काउंट माइनस हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे इतना डिस्काउंट तो मिल गया। तो मैं क्या निकाल रही हूँ? कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल रही हूँ ना। तो पहले सबसे पहले मैंने ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, ये तो मुझे डिस्काउंट मिल गया 5%, ये माइनस करो। ठीक है, तो इस वैल्यू में से मैंने ये माइनस करी, ये वैल्यू निकल आई। ओके, उसके बाद फिर मैंने मुझे कैश डिस्काउंट मिला 4%, जो वैल्यू निकल आई उसमें से मैंने 4% निकाला, तो ये 45,000 मेरा क्या हो गया? माइनस हो गया। अब क्या नेट कैश प्राइस कितने बने? नेट कैश प्राइस कितने बने? 1,94,400। ठीक है, अब यहाँ पर ऐड करूंगी। ऐड क्या करूंगी? सेल्स टैक्स, जो मैंने सेल्स टैक्स पे किया था, सेल्स टैक्स, और सेल्स टैक्स किस पे लगा था? मशीन की वैल्यू पे। तो मशीन की वैल्यू अभी मेरे पास ये है 1,09,400। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दूं 10%, तो क्या वैल्यू आ रही है मेरे पास? 1,09,440। 1,09,440, ये मेरे पास इसका 10% निकल कर आया है। इनवॉइस, अब सेल्स टैक्स भी लग गया, अब इनवॉइस आ रहा है, स्लिप आ रही है, क्या है? जो मुझे बिल प्राइस देते हैं, ये इनवॉइस लिखो या बिल प्राइस लिखो, मैं इनवॉइस लिख रही हूँ। ठीक है, इसको प्रेस करेंगे, ऐड कर दिया ना, तो टोटल क्या करना है हमारे पास? 1 करोड़ कुछ ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। इनवॉइस मेरे पास ये आ रहा है। ठीक है, कि मुझे बिल इतना पे करना है, इतना बन गया। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कर लूँगी? मैं कॉस्ट ऑफ मशीन निकाल रही हूँ, दोबारा बता रही हूँ। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स।
की हेडिंग है एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। ये आ गई मेरी हेडिंग। ठीक है, ये आ गई मेरे पास हेडिंग। अब मुझे ऊपर दिए हुए थे भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कुछ ये बने, मैं 10 को बनाए पेड 12,000 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। मैंने जो है वो 10 मई को पे कर दिया था ना अकाउंट पे, तो मैं ट्रांसपोर्टेशन मतलब लाने का खर्चा कितना हुआ 12,000 का, तो ट्रांसपोर्टेशन लगा दूंगी इसमें। ट्रांसपोर्टेशन मैंने लगा दी कितने का 12,000। फिर उसके बाद फाउंडेशन कॉस्ट लगी, फाउंडेशन कॉस्ट कितनी 32,000। सवाल में लिखा हुआ है कि ये सब लगा है, ये कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। फाउंडेशन कॉस्ट 30,000। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट लगी है, मिस्टर चांद ने पे किए इंस्टॉलेशन चार्जेस, मतलब जब आप मशीन लाए हो तो उसको इंस्टॉल भी तो करनी है ना, या ऐसी चलेगी नहीं चलेगी, इंस्टॉल करनी पड़ेगी। तो जब अच्छा ये एक्सपेंडिचर्स तब आप कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड करोगे जब तक मशीन चली नहीं है। मशीन के चलने के बाद जो चार्जेस या कोई भी एक्सपेंस आपका आएगा ना, तो वो आप कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड नहीं करोगे। ठीक है, मशीन को चलाने से पहले जितने भी आपके एक्सपेंस आ रहे हैं वो आप कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड करोगे, और जो नहीं है वो आप नहीं ऐड करोगे। ठीक है, बस मशीन चल गई है और फिर कोई एक्सपेंस आ गया कि यार ऑयल खत्म हो गया, ये मशीन खराब हो गई, तो आप कॉस्ट ऑफ मशीन में ऐड नहीं करेंगे। फाउंडेशन कॉस्ट हो गई, उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट, इंस्टॉल किए मशीन, मशीन आई है तो मैंने इंस्टॉल करी है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट कितनी है? इंस्टॉलेशन कॉस्ट 20,000। ठीक है, उसके बाद ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, उसमें ऑयल डाला है। ऑयल डल गई या फ्यूलिंग डल गई। ठीक है, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग कितने से 16,000। उसके बाद ओवरहॉलिंग एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। ओवरहॉलिंग मतलब मशीन को फिट करने के लिए दीवार में ओवरहॉलिंग हुई होगी। ठीक है, एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट कितने से 35,000। टेस्ट एंड कॉस्ट टेस्ट एंड कॉस्ट डलिए 8,160 की। ठीक है, ये सारे मेरे एक्सपेंस हो गए। अब इनको मैं टोटल कर लूँ, लेकिन बचत नहीं बची है, तो ये काम करें, ये कॉपी करें, फिर इसी के आगे से जो है वो मैं ऊपर से करवा रही हूँ। ओके, अब हम क्या कर लेते हैं, मैंने मिटा दिया है। अब टोटल एडिशनल कॉस्ट, मैंने सारे एक्सपेंडिचर्स क्या लिख दिए थे, अब उनको टोटल करेंगे तो क्या बनेंगे। आपने कॉपी किया होगा तो आप उनके नीचे ही लिखोगे टोटल एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स मतलब कि एडिशनल एक्सपेंडिचर्स बने ना, कॉस्ट ऑफ मतलब मशीन तो मैंने खरीद ली, उसके बाद जो इतने सारे एक्सपेंस लगे तो उसको मैं बोल रही हूँ एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। तो कितने लगे, टोटल कितना हो गए थे वो 123,160। टोटल एक्सपेंडिचर्स कितने हुए। ठीक है, अब टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ये हो गए। अब टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कैसे निकली, मैंने इनवॉइस बिल निकाला था, इनवॉइस बिल को मैंने प्लस किया टोटल एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में, तो ये मेरे पास आए हैं टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन
टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है मेरे पास 1,3,270,000। ये मेरी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन है, ठीक है। ये आ गई टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन। अब मैं इसमें से लेस करूंगी, इसमें से मैं लेस करूंगी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ऊपर सवाल में दी हुई है, पहले लिस्ट प्राइस दी हुई है, फिर ट्रेड डिस्काउंट, उसके बाद सवाल में नीचे रिक्वायरमेंट के ऊपर देखोगे आप लोग, द मशीन लाइफ इज 15 इयर्स, मशीन की लाइफ ऑफ 15 इयर्स है, और स्क्रैप वैल्यू वाज एस्टिमेटेड 15,000। स्क्रैप वैल्यू क्या है इसकी? 15,000। अब स्क्रैप वैल्यू होती क्या है? पहले मैं स्क्रैप वैल्यू 15,000 लिख लूँ, फिर आपको बताती हूँ स्क्रैप वैल्यू है क्या। स्क्रैप वैल्यू मैंने लेस करनी है 57,000 से, तो फिर मेरी डेप्रिसिएशन कॉस्ट निकलेगी डेप्रिसिएशन कॉस्ट में निकली है 1,270,000। अच्छा, अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या है? स्क्रैप वैल्यू, आपने एक मशीन खरीद ली, उसको 15 साल यूज करने के बाद अगर आप मार्केट में बेचने जाओ तो उसकी कीमत क्या निकलती है? तो वो एस्टिमेटेड 57,000 निकलेगी 15 साल के बाद। तो ये हमारी स्क्रैप वैल्यू आती है। ओके, स्क्रैप वैल्यू मैंने माइनस कर दी, डेप्रिसिएशन कॉस्ट क्या निकली? 1,270,000। ओके, तो ये हमारी निकल गई कॉस्ट ऑफ मशीन। ये कॉस्ट ऑफ मशीन का पूरा पैटर्न था। एंड में आपने लेस करनी स्क्रैप वैल्यू, और अगर आपको सवाल में स्क्रैप वैल्यू नहीं लिखी हुई तो आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन यहीं तक ही रहेगी, फिर आपने ये वाला स्टेप नहीं करना होगा। ओके, आई होप क्लियर होगा। अब दूसरी हमारी रिक्वायरमेंट बोले कि अब मैंने जर्नल एंट्रीज बनानी है कॉस्ट ऑफ मशीन की, ठीक है। तो वो बनाने, अच्छा जर्नल का मैंने पैटर्न बना दिया है। जर्नल कॉस्ट ऑफ मशीन आसान है, इजी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम मे फर्स्ट की एंट्री बनाएंगे। मे फर्स्ट की एंट्री क्या होगी हमारी? हमने मशीन खरीदी थी तो मशीन डेबिट, ठीक है, और मुझे उसको पैसे देने थे अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। पहली एंट्री बहुत आसान है, मशीन खरीदी, मेरे पास मशीन आ गई, मशीन एसेट है, मशीन डेबिट, ठीक है। अकाउंट्स पेबल, मुझे उसको पैसे देने हैं, अभी दिए नहीं है, दे दी फौरन दे दी तो कैश क्रेडिट हो जाता, लेकिन मुझे उसको देने हैं, मेरे ऊपर लायबिलिटी है अकाउंट्स पेबल। जब बढ़ती लायबिलिटी मेरे पास बढ़ती है तो क्रेडिट होती है, और कम होती है तो डेबिट। अभी मेरे ऊपर लायबिलिटी बढ़ गई है, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। कितने की खरीदी थी मैंने? 1,40,000 डेबिट और क्रेडिट। ओके, इसकी नरेशन देख लेते हैं। टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन, ठीक है। टू रिकॉर्ड द परचेज ऑफ मशीन, ये हमारी कुछ नरेशन बन गई, ओके। अब सेकंड एंट्री है मे 10 की। जब मैंने उसको पैसे पे किए थे, मे 10 को मैंने पे किया था, ठीक है। तो अब पे कर दिया मैंने, मेरे ऊपर से लायबिलिटी खत्म हो गई, तो अकाउंट्स पेबल जल्दी से मैं डेबिट कर दूं। लायबिलिटी खत्म हो गई, जब थी तो मैंने अकाउंट्स पेबल क्या कर दिया था? क्रेडिट। अब खत्म हो गई तो अकाउंट्स पेबल डेबिट कर दिया। कितने से? इतने ही पैसों से डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। 1,40,000, ओके। अब अकाउंट में तो मेरे पास से चला गया, खत्म लायबिलिटी। कैश मैंने दे दिया, कितने का कैश मैंने दिया उसको? ट्रेड डिस्काउंट मुझे मिला था ना, तो कितने का मिला था मुझे उसको? 10% या 4% का मुझे ट्रेड डिस्काउंट मिला था। तो उस कितना हो गया था वो? 1,094,400 और 400। तो मैंने उसको कैश कितना पे किया है? 1,094,400 का। अब और क्या कर दूंगी? मशीन को मैं क्या कर दूंगी? क्रेडिट कर दूंगी। मशीन को क्रेडिट क्यों कर दूं भाई? मशीन तो मेरे पास है, मशीन को क्यों क्रेडिट कर दूं?
45,600 से मेरे पास मशीन चली गई क्योंकि मुझे डिस्काउंट मिला है। यहाँ आप ट्रेड डिस्काउंट लिख लो या मशीन लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, अब इसकी वेरिएशन बना लो टू रिकॉर्ड। वैसे आप मशीन लिखो तो ज्यादा सही है। टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मशीन, पेमेंट कर दिया मैंने मशीन की, तो टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ मशीन एंड अवेल डिस्काउंट मिला है ना मुझे, एंड अवेल डिस्काउंट। ओके, अब उसके बाद May 10 को ही क्या हुआ है, मशीन आई मेरे पास, मतलब मशीन खरीदी मैंने और कैश दे दिया, तो इसकी एक एंट्री बन जाएगी मशीन डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 109,400 यहाँ पे मैंने सेल्स टैक्स पे किया था May 10 को ही, तो मशीन डेबिट और कैश क्रेडिट सेल्स टैक्स मैंने पे किया है, तो इससे क्या किया था 109,440 था, 109,440 ठीक है, और कैश में कितना गया मेरे पास 109,440। ये किसकी इन्वेंटरी बनाई मैंने, सेल्स टैक्स पे की, तो टू रिकॉर्ड रिलेशन में करते हैं टू रिकॉर्ड पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स ऑन परचेज ऑफ मशीन। ओके, ये हमारी 3 एंट्रीज बन गई हैं। इसके अलावा एंट्रीज अभी और हैं, ये कॉपी करें, बाकी एंट्रीज पर आते हैं। सेल्स टैक्स वाली एंट्री बन गई थी हमारी। अब May 10 को यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेंडिचर्स दिए थे, ठीक है। May 10 को क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुआ, ट्रांसपोर्टेशन डेबिट और कैश क्रेडिट। ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस हुआ था, मैंने ट्रांसपोर्टेशन पे किया था 12,000। ओके, अब May 11 को एक और एक्सपेंस हुआ था हमारा, फाउंडेशन कॉस्ट लगी थी। इन सब की एडिशन एक साथ ही बता दूंगी, फाउंडेशन कॉस्ट लगी थी और कैश क्रेडिट हुआ था। कितने से फाउंडेशन कॉस्ट कितने की लगी थी हमारी 2000 से हमारी फाउंडेशन कॉस्ट लगी थी। उसके बाद इंस्टॉलेशन कॉस्ट May 12 को इंस्टॉल हुआ था, इंस्टॉलेशन कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट कितने से 20,000 से। ओके, फिर हमारी May 13 को एक और एंट्री बनी थी, एक और एक्सपेंस हुआ था, सॉरी May 15 को हुआ था। May 15 को फायर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस और कैश क्रेडिट हो गया था। फायर इंश्योरेंस 1 लाख से, ओके। फिर उसके बाद May 17 को ऑयल फ्यूलिंग बताई थी मैंने और ओवरहॉलिंग, तो ऑयल फ्यूलिंग और ओवरहॉलिंग दोनों May 17 को ही हुई थी, तो मैं एक साथ लगा लेती हूँ, ऑयल फ्यूलिंग एंड ओवरहॉलिंग।
एंड रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट। ये डेबिट हुआ क्या होगा मेरा एक्सपेंस से, क्योंकि 16,000 और ये 35,000। ऑयलिंग और फ्यूलिंग 15,000 से और ओवरहॉलिंग हुई थी 35,000 से। कैश कितना गया, कैश क्रेडिट कितने से हुआ, ये 51,000 से। ओके, उसके बाद टेस्ट फंड कॉस्ट May 20 को हुई थी। May 20 को टेस्ट फंड कॉस्ट और कैश क्रेडिट टेस्ट फंड कॉस्ट कितनी थी, 8,160 की। की इंस्टॉलेशन सॉरी टेस्ट फंड कॉस्ट हुई थी, ठीक है। अब इसकी सबकी जो है एक ही वो बनेगी इसकी नरेशन कि इसमें टू रिकॉर्ड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस, ठीक है, इसमें टू रिकॉर्ड फाउंडेशन एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड इंस्टॉलेशन कॉस्ट एक्सपेंस, टू रिकॉर्ड फायर इंश्योरेंस, टू रिकॉर्ड ऑयल फिलिंग एंड ओवरहॉलिंग, रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट एक्सपेंस और इधर टू रिकॉर्ड टेस्ट फंड कॉस्ट। तो सबकी एक ही एंट्री बनेगी। मैं एक एंट्री लिख के बता देती हूँ, टू रिकॉर्ड टेस्ट फंड कॉस्ट। इसकी एंट्री बन गई, ठीक है। सबकी कुछ इसी तरह एंट्री बनेगी। इसके बाद तीन एंट्रीज और है, ये कॉपी करें फिर वो करते हैं। अच्छा जी, ये वाली एंट्री बन गई है हमारी, टेस्ट फंड कॉस्ट की एंट्री बन गई है। अब मैं क्या करूंगी, मशीन में सारे एक्सपेंस डाल के खत्म कर दूंगी और मशीन को क्या कर दूंगी, मैं डेबिट कर दूंगी। कैसे होगा, मैं ऐड कर दूंगी, मशीन लिख दिया मैंने, मशीन को डेबिट और सारे एक्सपेंस लिख के इनको मैं खत्म कर दूंगी। एक एंट्री ये बनेगी हमारी, इंस्टॉलेशन कॉस्ट आ गई, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, ओवरहॉलिंग, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, ओवरहॉलिंग, ठीक है, और टेस्ट फंड कॉस्ट। ये सारे एक्सपेंस ओके। अब इन सब की वैल्यू लिख देती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन का कितना एक्सपेंस था, 12,000, 32,000, 20,000, 16,000, ओवरहॉलिंग का था 35,000 और टेस्टर का था 8,160। ठीक है, इन सबको मैं प्लस करूंगी तो मेरी बन रही है 1 2 3 160 टोटल मशीन। यहाँ पर मशीन डेबिट हो गई। इसकी नरेशन बनेगी टू रिकॉर्ड ट्रांसफर ऑफ इनिशियल, सारे मैंने ट्रांसफर कर दिए ना मशीन में, ट्रांसफर ऑफ इनिशियल एक्सपेंसेस टू द मशीन अकाउंट, एक्सपेंसेस टू द मशीन अकाउंट। मशीन में ये सारे एक्सपेंस चले गए और मशीन इतने से डेबिट हो गई। ओके, यहाँ पर ये हमारी इंक्रीज कंप्लीट। अब मेरी बात सुने, एक और एंट्री अगस्त 12 की बनेगी। मैंने सवाल में लिख देखा कि एंड में रिक्वायरमेंट से पहले लिखा हुआ है 15 ईयर्स उसकी जो है वो मशीन की लाइफ है, उसके बाद स्क्रैप वैल्यू है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि आफ्टर सक्सेसफुल वर्किंग मशीन जो है वो चलने लगी, ठीक है, अच्छे से वो काम कर रही है। अगस्त 12 को क्या हुआ, मिस्टर चांद ने पे किए ₹15,000 फॉर ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग। मैंने आप लोगों को इससे पहले एक बात बताई कि जो मशीन के चलने से पहले जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं वो सब जो है वो मशीन की कॉस्ट में ऐड होंगे, वो सब मैंने मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोले कि मशीन अच्छे से चल रही है, सक्सेसफुल वर्किंग। मशीन के चलने के बाद एक एक्सपेंस आ रहा है, वो आ रहा है अगस्त 12 को। क्या एक्सपेंस आ रहा है कि मिस्टर चांद ने जो है वो 15,000 पे करें, किसमें ऑयलिंग और फ्यूलिंग जाहिर है हर महीने या हर साल मशीन को ऑयल चाहिए होता है उसको चलने के लिए। तो
अगले महीने 12 तारीख को उन्होंने क्या किया, उसमें ऑयल किया, ऑयल डलवाया, फ्यूलिंग करवाई है, तो वो तो मशीन की कॉस्ट पे ऐड नहीं होगा, तो उसकी एंट्री में अलग से बनाऊंगी। क्या करूंगी, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट। ओके, ये इसकी एंट्री बन जाएगी, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग डेबिट और कैश क्रेडिट, ये अलग से एंट्री बनेगी। कितने से, 15,000 से। ठीक है, इस तरह की भी एंट्रीज आ सकती हैं कि ये सब तो मशीन की कॉस्ट में हो गया, अब अलग से बाद में कुछ ऐसा हुआ तो उसकी एंट्री जो है वो अलग बनेगी। डेरिवेशन बना लेते हैं, टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंस, अलग से एक्सपेंस हुआ है ना ये, टू रिकॉर्ड। कोई और भी एक्सपेंस हो सकता था, मशीन डैमेज का भी एक्सपेंस हो सकता था, मशीन डैमेज हो गई है या कोई मसला हो गया है रिपेयरिंग का, तो यहाँ पर ऑयलिंग और फ्यूलिंग हुआ है, टू रिकॉर्ड वेरियस एक्सपेंस ऑन मशीन। ओके, यहाँ पर हमारी एंट्रीज कंप्लीट होती है और हमारा सवाल कंप्लीट नहीं होता है। इधर टी अकाउंट भी बनेगा, यहाँ पर ये कंप्लीट होती है एंट्रीज। अब टी अकाउंट पे आते हैं। टी अकाउंट बहुत आसान है, टी अकाउंट तो बहुत आसान है, फर्स्ट ईयर में भी टी अकाउंट्स बनाए थे। हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मशीन का टी अकाउंट बनाने का बोला है। ठीक है, तो हम टी अकाउंट बना लेते हैं कुछ इस तरह से बनता है टी अकाउंट। ठीक है, ये वाली साइड जो होती है वो होती है हमारी डेबिट साइड, आइए, और ये वाली होती है क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, और ये है हमारी क्रेडिट साइड। ठीक है, अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ मशीन डेबिट हुई है और कहाँ कहाँ मशीन क्रेडिट हुई है, उसके हिसाब से हम जल्दी से एंट्रीज बना लेते हैं। सबसे पहले मशीन जो है वो डेबिट हुई है अकाउंट पेबल की वजह से। ठीक है, मिस्टर चांद अकाउंट, मिस्टर चांद और जनरल का टी अकाउंट है मिस्टर चांद मशीन। ठीक है, टी अकाउंट मशीन का है ना, तो लिखिए। ओके, मई 1 को यहाँ पर डेट आती है, मई 1 को मशीन जो है वो डेबिट हुई है, ये डेबिट साइड थी, वो क्रेडिट साइड थी, मशीन यहाँ पर डेबिट हुई है। और कौन सा अकाउंट की वजह से, हमारे अकाउंट पेबल की वजह से। अकाउंट पेबल लिख दिया कितने से, 1,40,00,000। ओके, उसके बाद सेल्स टैक्स मई 10 को सेल्स टैक्स की वजह से मशीन डेबिट हुई है, सेल्स टैक्स। और क्या है इसकी अमाउंट, 109,440। ओके, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन की वजह से यहाँ पे सारे जो हमने अकाउंट बनाए थे सारे एक्सपेंस को हमने अलग अलग करके तोड़ा था। कैसे, वो देख लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग करके तोड़ा था और मशीन को मैंने डेबिट कर दिया था, तो उसी को डाल दूंगी। ट्रांसपोर्टेशन, फाउंडेशन कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ऑयलिंग एंड फ्यूलिंग, ठीक है। उसके बाद ओवरहोलिंग हुई थी, ओवरहोलिंग और टेस्ट एंड कॉस्ट। ओके, ये सारे एक्सपेंस मैंने अलग अलग करके बनाए थे और मशीन क्या कर दी थी, मैंने डेबिट कर दी थी। सबकी अमाउंट लिख लेती हूँ जल्दी से। ट्रांसपोर्टेशन कितने से, 12,000, 32,000, उसके बाद 20,000, उसके बाद 16,000, ऑयलिंग और फ्यूलिंग 16,000, ओवरहोलिंग 35,000, ठीक है। टेस्ट फंड 8,160 का था। इन सबको मैं प्लस करूंगी
क्या अमाउंट आ रही है मेरे पास 1372,600। ओके, अब यहाँ पर मशीन कहाँ कहाँ क्रेडिट हुई है उसकी बना लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैंने मशीन को क्रेडिट किया था और अकाउंट्स पेबल डेबिट किया था। ठीक है, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो गया 45,600 से। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इन दोनों टी अकाउंट्स को हमें इक्वल करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अमाउंट ज़्यादा है और यहाँ पर तो सिर्फ एक ही दफ़ा मशीन हमारी क्रेडिट हुई है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। 1372,600 में से माइनस करेंगे 45,600, तो यहाँ पर हमारा बैलेंस CD बन जाएगा 1327,000। ओके, अब 45,600 प्लस 1327,000 आप प्लस करोगे तो सेम हमारी यही अमाउंट आएगी और ये यहाँ पर आके इक्वल हो जाएगी 1372,600। जो बैलेंस मैंने यहाँ CD किया था वही यहाँ आगे क्या हो जाएगा मेरा बैलेंस BD ब्रॉड डाउन कितने से 1372,000 27,000। ओके, आई होप आप लोग क्लियर